आज की कहानी का नाम है माय फर्स्ट किस हीरो। आज मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों को साझा करने जा रही हूँ, जिसको मैं चाहकर भी नहीं भूल सकती और ना भुलाना चाहती। वो मेरी ज़िंदगी का हसीन पल था। मेरा नाम रिया है, एक मिडिल क्लास फैमिली से, जिसमें लड़कियों को हर कहीं अपने घर वालों के साथ जाना होता है। काफ़ी मनाने के बाद इस बार घर वाले मान गए थे, मैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए, और मैं बहुत खुश थी। पहली बार दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। ओह, मैं अपने दोस्तों के बारे में बताना भूल गई। हम 5 दोस्त हैं, रेखा, भानु, उत्तर, नीरज। इस बार हमने उत्तराखंड घूमने का प्लान बनाया था, काफ़ी मंदिर में और कुछ टूरिस्ट जगहों पर घूमने का। एक दोस्त के पास अपनी कार थी, तो हमने 7 दिन का प्लान बनाया था घूमने का, क्योंकि हम बहुत से मंदिर जाने वाले थे। हम सब दोपहर के समय घर से निकलते हैं। पहले हमने हरिद्वार जाने के लिए सोचा, फिर आगे कुछ महीनों के बाद हम उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं। शाम में एक ढाबे पर खाना खाने और तरोताज़ा होने के लिए कार रुकी। उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया। मैंने रेखा से कहा, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, इतने में खाना भी आ जाएगा, रुको हम भी आते हैं। जैसे रेखा और भानु भी मेरे साथ आती हैं। भोजन के बाद हमने कुछ स्नैक्स और पानी की बोतल खरीदी और यात्रा शुरू की। सुबह 3:30 बजे हमने हरिद्वार में प्रवेश किया। होटल के कमरे बुक थे, क्योंकि हम सब थक चुके थे, कुछ घंटों के लिए आराम करना चाहते थे। सुबह 8 बजे हम सब ने गंगा स्नान किया। उसके बाद हल्की पेड़ी पर हमने पुजारी से पूजा आरती करवाई। हमने कई मंदिर के दर्शन और पूजा आरती की, जैसे बालाजी, चिंतपूर्णी, मनसरा देवी, चंडी देवी। वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि हम किसी त्योहार के दौरान नहीं गए थे। यहाँ उत्सव के समय बहुत भीड़ होती है। हम इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए हम अप्रैल के अंत में हमने वहाँ से कुछ माला और हाथों के पैंट खरीदे। 2 दिन तक हम हरिद्वार में ही रहे। उसके कुछ विश्राम के बाद हम केदारनाथ मंदिर की ओर निकल पड़े। कुछ मील जाने के बाद मैंने देखा कि यह केदारनाथ मंदिर जाने का रास्ता नहीं है। मुझे लगा कि कोई और छोटा रास्ता होगा जिससे हम जल्दी पहुँचे, परंतु जब मैंने गूगल मानचित्र खोला तो मैंने नीरज से तुरंत गाड़ी रोकने को तुरंत कार को रोकता है। वे सभी समझ गए थे कि मुझे पता चल गया है वे कहाँ जा रहे हैं। मैं कार से निकलकर बाहर खड़ी हो गई। मैं उन सभी से बहुत गुस्सा थी। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनकी योजना क्या थी। वे कुछ देर तक आपस में बात कर रहे थे मुझे बताने के लिए, क्योंकि उन सभी ने वास्तव में मंदिरों की यात्रा करने की कोई योजना ही नहीं थी। वे सभी इन दिनों का आनंद लेना चाहते थे और बहुत सी चीज़ें करना चाहते थे, लेकिन उन्हें संदेह था कि मैं और मेरा परिवार इन योजना के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मुझे और मेरे परिवार से झूठ बोला। मुझे गुस्सा तो आ रहा था कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला। मैं इतना भी गुस्सा नहीं थी, पर हाँ, एक मामला था कि ये लोग इतनी दूर आने के बाद भी इन्होंने अभी तक अपनी योजना का खुलासा नहीं किया मुझसे। वे कार से बाहर निकलते हैं। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ लतार पेड़ थे, लंबे, और दृश्य कितना सुंदर। वे अपनी योजना को बताने लगे। वे कुछ दिन आपस में बिताना चाहते थे, और रेखा और भानु के परिवार भी इसलिए राजी हुए थे कि मैं उनके साथ थी, क्योंकि दोनों परिवार की नज़र में मैं बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो मुझ पर विश्वास कर उनको भेजते हैं। वे मुझसे इसलिए नहीं बताते क्योंकि मैं और मेरा परिवार कभी इसकी अनुमति नहीं देता। और हाँ, मेरा कोई प्रेमी नहीं है। यह बात मुझे नीरज बोलता है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। मन तो कर रहा था उसे यहीं से धक्का दे दूँ, लेकिन उसने सच ही तो बोला था, तो मैं अपने आप को नियंत्रण कर लेती हूँ। लेकिन कभी-कभी जब मैं दंपत्ति के जीवन को देखती हूँ, जब वो कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ते हैं, तो यह महसूस होता है कि बहुत अच्छा है कि मेरा कोई प्रेमी नहीं है। और फिर कभी-कभी मैं इस बात से परेशान हो जाती हूँ कि मेरे पास एक प्रेमी नहीं है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 5-5 जनों के एक साथ डेट करते हैं। फिर भी यह ठीक है, लेकिन जीवन स्वर्ग की तरह है, ना तो बाबू सोना और ना कोई रोना-धोना। उसके काफ़ी मनाने के बाद मैं उसकी योजना पर सहमत हुई, और फिर हम मसूरी की तरफ निकल पड़े। हम रात को पहुँचे, होटल के 3 कमरे बुक किए। बेशक मैं केवल एक हूँ, तो मेरे लिए एक कमरा और जोड़ों के लिए 2 कमरे। ज़्यादा परेशान मत हो, रेखा और नीरज, भानु और उत्तर कपल हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे मैं होटल की बालकनी में बैठे हुए नाश्ता कर रही थी। वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मैंने कुछ सेल्फी ली। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि मैं इस जगह पर आई हूँ। कौन जानता है कि कल क्या होगा। मुझे उन सभी की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके पास उनके साथी थे। वास्तव में कुछ समय के लिए मुझे उनसे जलन हो रही थी। 10:30 से ऊपर वे एक एक करके आते हैं। फिर हम ट्रेनिंग और कार केवल के लिए गए, और आखिरी में हम राफ्टिंग किया। हम राफ्टिंग में सबसे पीछे आए थे। हमने वहाँ बहुत सारी तस्वीरें ली, और ना जाने कब दिन बीत गया पता नहीं चला, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। हमने अगले दिन के लिए राई क्लाइंबिंग
और कैंप करने का फैसला लिया। हम दूसरे के समूह में शामिल नहीं हुए और ना ही हमने साथ कोई अन्य होटल कर्मचारी और यात्रा गाइड था। वास्तव में हमने रास्ता खो दिया था। हम किसी और पहाड़ी के रास्ते पर पहुंच गए थे क्योंकि प्रत्येक सड़क एक समान दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ एक मंदिर था। हम अंदर गए और भगवान से प्रार्थना की। वह समय सूर्यास्त का था। दृश्य बहुत सुंदर था। हम उस पल के आनंद लेना चाहते थे, इसलिए पहाड़ी पर कुछ समय के लिए बैठ गए। जब हम पहाड़ी को छोड़ते हैं, उस दूसरी रास्ते की ओर मुड़ते हैं, तो तभी एक सैन्य ट्रक का टायर पंचर हो जाता है। हम उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते थे। फिर उत्तर को एक विचार आया। उसने कहा, जो कोई सैन्य अधिकारी को गुलाब देगा वह यात्रा शुल्क का भुगतान नहीं करेगा। हम कोई इसे करने के लिए सहमत हो जाते हैं। निश्चय रूप से मैं भी तैयार हो गई। उनकी देख देख लेकिन सामने कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वे सभी सैनिक अधिकारी थे। उस समय हम सभी ने हाँ कहा था, लेकिन हम सभी जानते थे कि ये आसान नहीं होगा। पहले नीरज कोशिश करता है। वह बहुत आत्मविश्वास के साथ जाता है। जब वह कुछ दूरी तक पर पहुंचता है तो वह बुलबुल बंदूक दिखाता है और डर के मारे वापस मुड़ जाता है। उसने पास बुलबुल बंदूक है। मैं पैसे दे दूंगा, मुझे मुफ्त नहीं चाहिए, नीरज ने डरते हुए कहा। वैसे भी नीरज डरपोक तो था पहले से। नीरज की बात सुनने के बाद हम ही पैसे दे देंगे, उत्तर और रेखा ने प्रतिक्रिया की। पहले तो मैंने उन्हें बहुत आत्मविश्वास से देखा, लेकिन अब हम भी पैसे दे देंगे, डरते हुए। अब भानु और मैं बचे थे। भानु डरने वालों में से नहीं था और इसे आजमाया चाहती थी। दूसरी है भानु और अपने बाएं हाथ में एक गुलाब रखती है और पीछे कमर की ओर उसे हाथ को रखती है। वह लगभग वहां पहुंच गई थी, तभी वरिष्ठ अधिकारी ने बहुत जोर से चिल्लाया अपने कनिष्ठ सैन्य पर। जैसे वह सुनती है तो कांपकर एक कदम उठाती है और वहाँ से जल्दी भाग आती है, क्योंकि हमने कभी भी किसी से भी इस तरह का कठोर चिल्लाते हुए नहीं सुना था। यह हमारे लिए पूरी तरह से अतिदेय था। अब मेरी बारी थी। वास्तव में जब मैंने भानु की आंखों में नम देखा तो मेरा आत्मविश्वास टूट गया था। मैंने उनसे कहा, मैं भी नहीं कर सकती, मैं भी भुगतान कर दूंगी। अब यह स्पष्ट था कि हर कोई भुगतान करेगा। हमें उस रास्ते से ही जाना था। हम धीरे धीरे लगातार उसी ओर चल रहे थे। उसके ट्रक की मरम्मत भी हो गई थी। वे भी निकलने की तैयारी कर रहे थे। एक के बाद एक सैनिक ट्रक में बैठ रहा था। जब हम उसके पास पहुंचे थे तो केवल एक सैनिक वहां खड़ा था। मेरा एक मन कर रहा था उसे एक गुलाब दूं और दूसरा मन मना कर रहा था, क्योंकि डर भी तो लग रहा था अगर एक मार दिया तो। हम चलते रहे। जैसे मैंने उसे पार किया तो मेरी अपनी आंखें बंद की और मन में हौसला बढ़ाया। मैं वहाँ रुकी और मुड़ी। एक्सक्यूज़ मी। जैसे वह मेरी बात सुनता है तो मेरी ओर मुड़ता है। धन्यवाद, मैंने उसे गुलाब देते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। जैसे उसने गुलाब को पकड़ा तो मैं वहाँ से गोली की तरह गायब हो गई। इससे पहले कि वह कुछ कह करता या कुछ शब्द बोलता, मैं तो वहाँ से भाग आई, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था। इसलिए मैंने उसकी आंखों में नहीं देखा और खुश भी थी, क्योंकि उसने गुलाब स्वीकार किया था। मुझे नहीं पता था कि वह कैसा दिखता है, क्योंकि उन सभी के चेहरे तो ढके हुए थे। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं बस खुश थी। उससे स्वीकार किया। मैं अपने दोस्तों के पास पहुंची। मैंने कर दिया, मैंने खुशी से उछलते हुए उनसे कहा। मेरे चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। वे भी हैरान थे। उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने सिपाही की तरफ देखा और उसके हाथ में गुलाब देखा। फिर जाके विश्वास किया। वे भी मुझे देखकर खुश थे और मैं भी खुश थी। एक तो पैसे नहीं दे रहे होंगे और दूसरा मैंने साहस से काम किया था, जो उनसे भी नहीं हुआ था। आज का दिन सपने जैसा था, जैसे मैं हमेशा याद रखना चाहती थी। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में गई और कुंभकर्ण की तरह फैल कर सो गई, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो गई थी। मुझे बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे लोग रो रहे हों और चिल्ला रहे हों। मेरी नींद बहुत ही कच्ची है, इसलिए मैं बहुत कम आवाज़ में उठ जाती हूँ और वहाँ तो शोर मच रहा था। मैंने समय देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं तुरंत उठी और मध्य मंजिल की ओर बढ़ गई। देखना था कि क्या चल रहा था। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। लगभग 5 और 6 आतंकवादी होटल में घुसे थे, जो लगातार अपनी बंदूक से गोलीबारी कर रहे थे। मैं वहीं कोने में दुबक कर बैठ गई। मैंने देखा कि होटल का एक व्यक्ति फर्श पर लेटा हुआ था
और उसका खून फर्श पर फैला हुआ था। देखने से मुझे लग रहा था कि उन्होंने इस होटल के 2 और 3 लोगों को मार दिया था। इससे पहले मुझे लगता था कि मैं एक बहादुर इंसान हूँ, लेकिन जब मुझे फर्श पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने खून से लथपथ था और उसका खून फर्श पर फैला हुआ था, उसे देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मेरा दिमाग खाली हो गया। मेरी आंखों से केवल आंसू बह रहे थे। मैंने बैठने के लिए दीवार का सहारा लिया। मैंने एक आतंकवादी की आवाज़ सुनी, ऊपर जाओ, सबको नीचे ले आओ और जो ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करे उसे गोली मार दो। मैं अपने कमरे की तरफ भागी, छिपने के लिए। सबसे पहले मैंने अपना बैग और कपड़े खिड़की से नीचे फेंक दिए और ऐसा कर दिया जैसे इस कमरे में कोई रहा ही नहीं। मुझे कुछ समय मिला क्योंकि मेरा कमरा चौथी मंजिल पर था। मैं कपबोर्ड स्लैब में छिप गई और अपने आप को कमरे के सभी कंबलों से ढक लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था और पसीने भी आ रहे थे। मैंने बस भगवान से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही किसी ने कमरे में प्रवेश किया, मैं पूरी तरह से चुपचाप हो गई, जैसे इस कमरे में कोई नहीं हो। मेरी योजना पूरी तरह सफल रही। वह कमरे से बाहर चला गया।